गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। वो है सृजनात्मकता और बुद्धि यानी कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। कह रहे हैं टॉरेंस के निष्कर्ष से टॉरेंस ने अपने अध्ययनों से निम्नलिखित चीज़ें बताई। सबसे पहली चीज़ क्या बताई उन्होंने कि बुद्धि परीक्षण और सृजनात्मकता में सहसंबंध का स्तर लड़कियों में अधिक पाया जाता है और लड़कों में जो है वो थोड़ा सा कम पाया जाता है। सही है जी, ये चीज़ बताई उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि बुद्धिलब्धता और सृजनात्मकता में सहसंबंध कम ही पाया जाता है, यानी कि आईक्यू और बुद्धि यानी कि जो इंटेलिजेंस और आईक्यू है, सही है। अगर सिंपली हम बात करें आईक्यू और क्रिएटिविटी के बारे में बात करें तो इनके बीच में सहसंबंध जो होता है वो बहुत कम पाया जाता है। देखो आईक्यू से मैं ये नहीं कह सकती किसी का आईक्यू लेवल अगर कम है तो वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, किसी का आईक्यू लेवल अगर कम है तो वो क्रिएटिव हो सकता है। ज़्यादा आईक्यू लेवल है तो हो सकता है वो स्पेशल चाइल्ड का बच्चा हो सकता है कि वो ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो ये क्रिएटिवनेस उसमें नहीं हो सकती, वो केवल इंटेलिजेंस लेवल उसका अच्छा हो सकता है। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अगर कहीं पर सहसंबंध भी पाया जाता है तो कहीं पर कुछ ऐसा भी संबंध पाया जाता है जो कि कम होता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। वहीं पर अगर ये तो टॉलरेंस के थ्रू था, गेजल और जैक्सन के थ्रू अगर हम देखें तो कह रहे हैं जैक्सन के शोध कार्यों के परिणाम के अनुसार बुद्धि और सृजनात्मकता एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। मतलब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक जैसा नहीं है, दोनों को नापने, दोनों को देखने का तरीका क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। इवन दोनों को मापन करने के जो साधन होते हैं, जो विधियाँ हैं जिसके थ्रू हम इन्हें नाप सकते हैं, वो भी क्या होती हैं बेटा, डिफरेंट ही होते हैं। कह रहे हैं इसी प्रकार के परिणाम दो समूहों पर किए गए प्रयोगों पर आधारित हैं। कह रहे हैं एक समूह में उच्च बुद्धि वाले तथा दूसरी समूह में जो है सृजनात्मक बालकों को रखा जाता है। सही है, जिसकी बुद्धि लेवल ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, मैं ये कह सकती हूँ कि वो क्रिएटिव होगा, बट कंपलसरी नहीं है कि वो बच्चा क्रिएटिव ही होगा, वो जो है आपका सृजनात्मक हो। मतलब जो आपका आईक्यू लेवल है, जो आपकी बुद्धि का स्तर है, वो कहीं ना कहीं आपकी सृजनशीलता पर यानी कि आपकी क्रिएटिवनेस पर डिपेंड नहीं करता। क्रिएटिविटी जो होती है वो इंसान की अंदर की इंटरनल आंतरिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि अंतः क्रियाएं होती हैं। सही है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को ज़्यादा डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंसेस के तौर पर पूछ सकते हैं बट ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी हुई है कि सृजनात्मकता के अर्थ को बताते हुए सृजनात्मकता के पहचान के आधार को और बालकों में सृजन किस तरीके से होता है, किस तरीके से विकसित होता है, इसके कुछ सुझाव दें। सही है, तो पहली चीज़ अगर यहाँ पर जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की जो है डेफिनेशन दी हुई है सृजनात्मकता की, यानी कि जो है क्रिएटिविटी की। सही है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब इनको हम आगे किस तरीके से मतलब क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब फोरकास्टिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेन ने सृजनात्मकता की निम्नलिखित धारणाएं प्रस्तुत की हैं। सबसे पहली चीज़, सृजनात्मकता वह परिणात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के भीतर ही होती है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सृजनात्मकता को उत्पादन की भाषा में देखना चाहता है या फिर जानना चाहता है। सिंपली अगर हम बात करें, जो क्रिएटिविटी होती है वो बच्चे की इंटरनल होती है, तो बात मैं आपको शुरू से बता रही हूँ क्योंकि ये आंतरिक क्रियाएं होती हैं। सही है, और ये आंतरिक क्रियाएं जो है कोई भी इंसान जो है उन्हीं आंतरिक क्रियाओं को किस बेसिस पर जान पाता है कि कितना उत्पादन हो रहा है, मतलब रिजल्ट कितना मिल रहा है, वो क्रिएटिवनेस कितनी शुरू हो पा रही है। दूसरा क्या है, सृजनात्मकता सामाजिक होती है, सामाजिक परिणाम है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम किस समाज में रह रहे हैं, जी रहे हैं, उस समाज की चीज़ें ही हमें कहीं ना कहीं ये वाली बात बताती हुई नज़र आएंगी कि कौन सा बच्चा क्रिएटिव है, कौन सा बच्चा क्रिएटिव नहीं है। मतलब किसी भी चीज़ को उत्पादन करना, संप्रत्य करना, एक परसेप्शन बनाना, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखाना कि एक इंसान एक जगह पर रखकर 10 चीज़ों को सोच सकता है, सही है, 10 तरीके से सोच सकता है, वही बच्चा क्रिएटिव कहलाया जाता है। कुछ सिम्टम्स होते हैं बेटा क्रिएटिव चिल्ड्रन के, मतलब जो बच्चा क्रिएटिव है, जो सृजनशील बच्चा है, उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं हम। तो पहली चीज़ क्या होती है कि परिस्थितियों में चिंतन मनन की क्रियाओं को देख लो, क्योंकि उसकी सोच जो होगी वो एक चीज़ को लेकर 10 तरीके की सोच होगी। वो केवल एक ही मुद्दे को लेकर नहीं चलेगा, एक पैरामीटर पर नहीं सोचेगा, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पर सोचता है। तो अलग अलग पैरामीटर से हम पता लगा सकते हैं उसके लक्ष्य प्राप्ति की जो फोकस, जो उसका पॉइंट है कि वो कितनी चीज़ को कितना ज़्यादा फोकस करवा पा रहा है, आंशिक रूप से करा रहा है, संपूर्ण रूप से करा रहा है, उसके बेसिस पर हम जज कर सकते हैं। बच्चा कितना रीजनिंग दे पा रहा है, तर्क कितना दे पा रहा है, उसकी बुद्धि किस तरीके की है, सही है, वो अपने आप को किस तरीके से ढाल पा रहा है चीज़ों को, और किस तरीके से उन चीज़ों को अच्छा जो है परिणाम तक पहुँचा पा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं क्रिएटिव बच्चे के अंदर पाई जाती है। जिन बालकों में किसी लक्ष्य या समस्या की संपूर्ण और आंशिक रूप से पुण्य व्याख्या करने की क्षमता पाई जाती है, वो भी सृजनशील होते हैं। अत्यधिक संवेदनशील होते हैं ऐसे लोग। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, अटेंशन ज़्यादा होगी, फोकस पावर ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं अगर हम बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव बच्चा, मतलब कोई भी अगर क्रिएटिव बच्चा है, कोई भी सृजनशील बालक है, तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है जो टॉरेंस ने बताया, उनके अंदर मौलिकता पाई जाएगी, है ना, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता
क्षमता होती है, स्वतंत्र होते हैं जी हर तरीके से। उन पर किसी चीज़ की जो थिंकिंग है वो एक तरीके का प्रेशर की तरह काम नहीं करती। उनके पास जो है अलग अलग तरीके की थिंकिंग होगी, और वो जो थिंकिंग होती है वो उनकी क्या होती है, स्वतंत्र होती है, उनके किसी पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा बच्चा अपनी थिंकिंग से, अपनी जिज्ञासा से सारे के सारे काम करता है। तो स्वायत्ता होगी, सही है, जिज्ञासा होगी, संवेदनशील और जागरूक भी होगा। सही है। प्रयोग कौन कौन से किए हैं, तो टॉरेंस का जो है सृजनात्मक परीक्षण है, सही है, क्रिएटिविटी टेस्ट है, सही है जी। उसके बाद जो है आपका जैक्सन वगैरह के टेस्ट हैं, तो टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यहाँ पता होना चाहिए कि इसकी पहचान करने से संबंधित कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो विदेशी परीक्षण है। कह रहे हैं कुछ विदेशी परीक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे कि शाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग करके भी पता लगाया गया है, सही है, इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से जानते हैं, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के नाम से जानते हैं जी, सही है। टॉरेंस वगैरह ने सारे टेस्ट दिए हैं, तो इन टेस्ट के बारे में इतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, टेस्ट नहीं आएंगे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। आपको पूछा जाएगा बताओ किस तरीके से आप जो है बालकों के अंदर किस तरीके से बढ़ा सकते हो बेटा सृजनशीलता को, यानी कि ये जो क्रिएटिवनेस है वो बच्चों के अंदर आप किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो। बेटा जिस टॉपिक को मैं रिमूव करा रही हूँ आपको अगेन पता ही है, आपने लास्ट ईयर भी मुझसे पढ़ा है, तो जो रिमूव करा रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है, तो उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। लेकिन जो मैं टॉपिक्स पर्टिकुलरली बता रही हूँ कि ऐसा टॉपिक आ सकता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के अंदर किस तरीके से सृजनशीलता को बढ़ा सकते हो, यानी कि क्रिएटिवनेस को कितना इंक्रीज़ कर सकते हो। तो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, सबसे पहले विचारों की स्वतंत्रता बच्चों को बढ़ाओ। उनके विचारों में बेटा आप अपना जो है हस्तक्षेप मत करो, उनकी विचारधाराओं को फ्री रहने दो। जब तक उनकी विचारधाराएं बेटा फ्री नहीं रहेंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नहीं सोच पाएंगे, कहीं ना कहीं अड़ेंगे। कह रहे हैं लचीले और मौलिक चिंतन को प्रोत्साहित करना, बच्चों की फ्लेक्सिबल थिंकिंग को प्रोत्साहित करो, रटने पर ध्यान मत लगाओ बच्चों को, बच्चों से बोलो बेटा चीज़ों को समझ के खुद लिखना शुरू करो, तो अपना चिंतन कार्य उनका बढ़ेगा, सही है, चिंतन मन इंक्रीज हो जाएगा, थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएंगे, सही है। डर और झिझक को दूर करना, बच्चों से आप खड़ा करो कोई भी बच्चा, अगर कोई एवरेज बच्चा ही है जिसका IQ लेवल भी कम है, जो क्लास में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं लाता, आप उसको भी जो पार्टिसिपेशन के लिए एक तरीके के अवसर प्रदान करें, अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करें, क्योंकि अगर उस बच्चे को सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे मोटिवेट नहीं होगा तो अपनी चीज़ों के बारे में नहीं जानेगा, तो बच्चे की झिझक को आपको दूर करवाना है, सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों के अंदर जो है विकसित करना है, तर्क देने की चीज़ें विकसित करनी है बच्चों के अंदर, अच्छी जो है आदतें विकसित करनी है, उनको वातावरण इतना अच्छा देना है कि उनको ऐसा ना लगे कि वो जो है समाज से भैया बिल्कुल अलग हैं, सही है, हीन भावना उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। मौलिकता तो आप जो है इंक्रीज़ करें, बहुविधि का विकास करें, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बच्चों के अंदर लेकर आएँ, बच्चों को इस काबिल बनाएं कि बच्चा एक जगह बैठकर एक कंडीशन में 10 तरीके से सोच सके कि मैं इस कंडीशन को कितने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं बच्चे से बोलूँ कि आपको होली का एक चित्रण बनाना है, तो बच्चा उस चित्रण को किस तरीके से दिखा सकता है, उसकी जो सोच है उसको स्वतंत्र रख दो जी, बहुविधि बनाओ उसको, ताकि वो डाइवर्ज करके अपने आप को पता नहीं कितना ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाए। इसी वजह से देखो आजकल स्कूल्स के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत तरीके के, डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, स्पीच कॉम्पिटिशन होता है, रंगोली कॉम्पिटिशन होता है, सही है, ऐसे पोस्टर, आर्टिकल, नोटिस, पता नहीं क्या क्या तरीके के कॉम्पिटिशन्स को शुरू कर दिया है। इसी वजह से शुरू करे बच्चों की जिज्ञासा बढ़े बच्चों के अंदर, सही है, बच्चे जो है होपलेस ना हो जाए, किसी तरीके से बच्चे के अंदर एक होप पैदा हो, तो ये वाली चीज़ें भी इसी तरीके से जो है ली गई हैं, हमें पता होना चाहिए। सही पाठ्यक्रम आप प्रोवाइड करें, बच्चों के परिणामों के बारे में चिंतन करवाएं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा इनकी सहायता कैसे कर सकते हैं, तो सहायता करना भी सेम है, ये सारी चीज़ें सेम है, मतलब आप किस तरीके से बच्चे के अंदर क्रिएटिवनेस को बढ़ाएंगे और किस तरीके से बच्चे की आप हेल्प करोगे, दोनों का मतलब जो है बेटा यहाँ पर सेम आ जाता है, यानी कि सेम पॉइंट से आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है जी। अब ये है यहाँ पर जो है सृजनात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है, यानी कि क्रिएटिव टीचिंग क्या होती है। तो ऐसी टीचिंग जिसमें आप बच्चों की रचनाओं को, उनकी हॉबीज़ को और उनकी चीज़ों को क्या करोगे बेटा, एनहांस करोगे, ऐसी टीचिंग क्रिएटिव टीचिंग यानी कि सृजनात्मक शिक्षण कहलाई जाएगी। बच्चों की रचनाओं को, उनकी हॉबीज़ को, उनके चिंतन मनन की प्रक्रियाओं को एनहांस करते हुए नजर आओगे, तो क्रिएटिव थिंकिंग है, सही है। बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा खुला सुझाव पा रहे हो, सही है, बच्चों को स्वतंत्र रख पा रहे हो अपने विचारों को सीखने के लिए। अब टीचर का क्या रोल होता है बेटा क्रिएटिव चिल्ड्रन के केस में, तो विभिन्न क्रियाओं में टीचर जो है वो हेल्प करता है। अगर हम बात करें तो टीचर का तो बेटा रोल इंपॉर्टेंट ही है, टीचर नहीं होगा जी कुछ भी नहीं होगा, टीचर है तो सब कुछ होगा। तो अलग अलग क्रियाओं में सहयोग करना टीचर का काम होता है। मान लो बच्चा अगर कोई नया थॉट प्रोसेस लेकर आया तो डिमोटिवेट नहीं करना है, वहाँ पर उस बच्चे को बताना है वो क्रियाएँ किस तरीके से कंप्लीट होंगी। अगर बच्चे के मन के अंदर कोई प्रोसेस या कोई विधि डेवलप हो रही है कि मैं जी इस काम को इस तरीके से कर सकता हूँ, तो उसे गाइड करना भी टीचर का काम है बेटा उस टाइम पर, सही है। अधिक शिक्षा का संचार करवाना, सही है जी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर जो है ये संभावनाएं पैदा करनी है कि बच्चे इस काबिल हैं कि वो अपने काम को कर सकते हैं। कैपेबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ को जो है टीचर ही बता सकता है और निखार सकता है, इवन टीचर ही होता है बेटा। मैं अगर आपसे बोलूँ आप सारे फेल हो जाओगे तो आप मुझसे कभी पढ़ना नहीं चाहोगे ना, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। मैं बोलूँ हाँ जी आप भी
पास हो सकते हैं आप भी इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो, नंबर ला सकते हो, तो आपको क्या लगेगा, हाँ बेसिकली हम पास हो जाएंगे, हम लिख सकते हैं सारी चीज़ें। अभी प्रेरणा देना, मोटिवेशन कर सकते हैं, आत्मविश्वास पैदा करवा सकते हैं बच्चे के अंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं डेवलप होगा तब तक बच्चा अपने आप को अच्छा नहीं मान पाएगा, अपने आप को अच्छा नहीं मानेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आगे की चीज़ों को नहीं कर पाएगा। सही है। उचित मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन प्रोसेस भी बेटा प्रॉपर होना चाहिए ताकि बच्चे की गलती को हम निखार कर बता सकें कि बच्चे बेटा आपके यहाँ पर गलती है, आप इस चीज़ को इस तरीके से सही कर सकते हो। तो बच्चा उस चीज़ को सही करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन कब करेगा, जब तक टीचर कोशिश नहीं करेगा। बच्चों के अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं, मौलिकता का विकास कर सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे के अंदर हम पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप नहीं करा पा रहे तो बच्चा किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं करता हुआ नजर आएगा। फिर होता है जी आपका हास प्रयास की भावना पैदा करना, यानी कि ह्यूमर फीलिंग पैदा करना। तो किस तरीके से अपना जो है बच्चा अपनी जो है अगर मान लो किसी चीज़ से निराश है तो उस जो है निराशता को कैसे दूर करना है। सही है। अगर मान लो कहीं बच्चा हार गया है तो उस हार को किस तरीके से वो फेलियर नहीं समझेगा, उसको अपना एक चैलेंज समझेगा, उसको दोबारा पूरा करेगा। प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी बच्चा किस तरीके से अच्छा रह पा रहा है। स्कूल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो विद्यालय को वातावरण देना, प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग अच्छी जो है स्थापित करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुशासन स्थापित करना ज़रूरी है। सही है। शिक्षक विद्यार्थी के बीच में संबंध बनाना, शिक्षक और जो है आपका प्रधानाचार्य के बीच में संबंध बनाना, विद्यालय के जितने भी अभिभावक हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स मीटिंग हेल्ड करवाना। सही है जी। सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वानुशासन में हेल्प कराना। सही है। बौद्धिक आक्रमण, ब्रेन स्टॉर्मिंग व्यवस्था करनी ताकि बच्चों का जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो सके। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ करवानी, बच्चों को मॉक ड्रिल्स करवानी। मतलब ओवरऑल जो स्कूल है वो अपनी ऐसी चीज़ों को रोल प्ले करता है जो टीचर नहीं कर पाता। टीचर एक तरीके का बेटा तत्व है, एलिमेंट है बेटा स्कूल के अंदर जो बच्चों के लिए काम कर रहा है, लेकिन स्कूल अपने आप में पूरा का पूरा एक होल एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट को ठीक करने में ही स्कूल ही अपना रोल प्ले कर सकता है, इसके अलावा कोई रोल प्ले नहीं कर सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी बेटा हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही है। खेलों का आयोजन करवाना चाहिए ताकि बच्चे का केवल जो है कंटेंट वाला ज्ञान ना बढ़े, बच्चे का जो है बाकी सारी चीज़ों में भी ज्ञान बढ़ता हुआ नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेटा। सही है। अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और लिखी है कि बताओ बच्चों का विकास कैसे हो सकता है जी, क्रिएटिव बच्चों का। तो सृजनशील जो बच्चे होते हैं आमतौर पर बाल्यावस्था में ही उनका विकास किया जाता है। मतलब जो 11 साल से लेके मतलब ऐसे मान लो 6 साल से लेके अगर 13-14 साल तक का बच्चा है तो तभी हम उसको ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। देखो मैं अब इतनी क्रिएटिव नहीं हो सकती, मैं टीचर बन गई, मुझे आप कोई चीज़ पढ़ाओगे मैं पढ़ूंगी और समझ के अपने अकॉर्डिंग लिख दूंगी। इतना ज़्यादा मेरी थिंकिंग डाइवर्स नहीं है जितनी डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको बच्चों के अंदर मिलेगी। बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, हर चीज़ को कुछ अलग तरीके से नए तरीके से करने के साथ जो है खेलने लग जाते हैं। उनकी एक अभिव्यक्ति होती है कि वो चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करें। देखें आप खुद भी जब बच्चे होगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को सोच पाते होगे जी। चार्ट पेपर बनाऊँगा, मेरी मैम देख के ऐसे खुश हो जाएंगी, मैं तो ऐसा जो है किताब जो है डेकोरेट करना चाहता हूँ, मैं कोई पेंटिंग बना रहा हूँ तो ऐसी होनी चाहिए, उसमें सितारे लगाएंगे जी, उसमें जो है वेजिटेबल पेंटिंग करेंगे जी, हम तो थंब इम्प्रेशन से पेंटिंग करेंगे। नए नए वेज फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से इससे अच्छा हम बना के दिखा दें, स्कूल में हमारा नाम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को जो है बच्चों के जीवन में बाल्यावस्था में ही दिखाई देती हैं, इसके अलावा नहीं दिखाई देती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो टीचर्स का जो रोल होता है, देखो बार बार सेम चीज़ आ रही है, क्या क्या रोल है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और है कि बताओ सृजनात्मकता के विकास में टीचर का क्या रोल होता है। अब यहाँ पर विकास में रोल बता रहे हैं। अभी पहले जो था वो टीचर का केवल रोल था कि क्रिएटिवनेस कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो है रोल बता रहे हैं कि बताओ अगर विकास करना है तो कैसे विकास करेंगे। तो बच्चों को अच्छी आदतों का विकास करवाना, सामुदायिक साधनों का उपयोग कराना। सेम क्वेश्चन है, 2-4 चीज़ें आप इधर उधर कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम आएगा। आप बच्चों का जो है विकास या मतलब ये मान लो कि सृजनात्मक विकास हो रहा है या बच्चा जो है क्रिएटिव किस तरीके से होगा, बच्चों को प्रोत्साहित कैसे करेंगे, बच्चे के अंदर क्रिएटिवनेस को कैसे भर देंगे, बड़ा कैसे देंगे क्रिएटिवनेस को, सब में सेम पॉइंट्स आएंगे सारे के सारे कि आप अच्छी आदतों का विकास कराएं, मौलिकता का विकास कराएं, बच्चे की चिंतन मनन की जो क्षमता है उसको एनहांस करें। ये बच्चा जो है अपने आप में मोटिवेटेड, आपको मोटिवेशन देना है बच्चे के अंदर जो है अभी प्रेरणा के साथ साथ जो है सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करवाना है, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवानी है। सही है। जो है जो अध्यापक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सृजनशील होना चाहिए, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाना चाहिए ताकि वो इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज कर सकें। सही है। तो विद्यार्थी अध्यापकों के सभी कार्य के समान प्रकट करना चाहिए। सही है। सही है। उचित पाठ्यक्रम बनाना। सही है। बच्चों के विस्तृत चिंतन का विकास करना, आत्मविश्वास पैदा करना, विशेष कार्यक्रम रखना, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ करवाना। तो ये सब जो है बेटा ये एक टीचर का ही काम है, ये आपको पता होना चाहिए। सही है जी। ये आपका सृजनशील यहाँ पर जो है आपका विकास वाला पार्ट भी खत्म हो गया। बस आपको पता होना चाहिए अगर बच्चे के अंदर हम सृजनात्मक चीज़ें बढ़ा रहे हैं तो वो सृजनात्मक विकास कहलाया जाता है। अब बात करते हैं सृजनशीलता की विशेषता, क्रिएटिविटी की विशेषता। सही है। तो अगेन बार बार सेम चीज़ आ रही है, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं बेटे। तो सबसे पहला मापन योग्य व्यवहार होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, इससे पहले भी सेम क्वेश्चन ही था।
सही है, मैंने लास्ट क्लास में समझाया, बौद्धिक स्तर अच्छा होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए बच्चे के अंदर, सामाजिक स्वीकृति होनी चाहिए, वो अपने आप को समाज का ही पार्ट समझे, समाज से अलग ना समझे। समाज से अलग समझेगा तो डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, समाज का ही पार्ट समझकर अपनी चीज़ों को एनहांस करेगा तो वो समाज के अंदर का ही तत्व रह जाएगा और क्रिएटिव हो जाएगा वहाँ पर। सही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रवीणता होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, सही किसी न किसी तरीके का। थ्योरीज कौन कौन सी होती है बेटा? तो सबसे पहली थ्योरी है बेटा मनोविश्लेषण थ्योरी, यानी कि साइको एनालिसिस। कह रहे हैं मनोविश्लेषणवाद के मूल प्रवक्ता फ्रायड के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कुछ न कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और मूल प्रवृत्तियाँ जन्म व्यवहार से ही में समानता में होती हैं। जब कोई व्यक्ति प्रवृत्ति जन्य कार्यों से हटकर कार्य करता है तो वह सृजनशील कहलाया जाता है। मतलब हमारे अंदर कुछ एक मूल प्रवृत्ति होती हैं जो पैदा होने के साथ साथ हमारे साथ रहती हैं। मनोविश्लेषणवादों का ऐसा मानना है जी, जो मनोविश्लेषणवादी होते हैं उनका मानना है जी शुरुआत से हमारे अंदर कुछ ना कुछ होता ही है और ऐसी प्रवृत्तियाँ अगर हम इन प्रवृत्तियों से हट के कुछ नया करने की कोशिश करें तो वहाँ पर हम क्रिएटिव कहलाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बाउंड्रीज़ हैं जी कुछ, सही है, उन बाउंड्रीज़ को, उन लिमिट्स को तोड़कर अगर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर हम क्या हैं, क्रिएटिव हैं। सही है, जैसे मान लो कोई, अब मैं तो एक एग्जांपल ले देती हूँ आपको, मान लो कोई वही परिवार है, आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई वहाँ पर बच्चा पढ़ लिख के जी डॉक्टर बन गया, हम तो उस बच्चे को भी कहेंगे कि वो क्रिएटिव था। सही है, उसकी तो मूल प्रवृत्ति थी ही नहीं, उसके तो घर में कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लिख के वो एक अफसर बन गया है, वो एक मेडिकल स्टूडेंट बन गया है, वो MBBS डॉक्टर बन गया है। तो वहाँ पर भी हम उसको क्रिएटिव दिखा सकते हैं जी। उसकी सोच थोड़ी सी अलग थी, डाइवर्जेंट थिंकिंग थी उसकी, समाज में रहकर भी अपने आप को उन्होंने अलग खड़ा करा। सही है, तो समग्रवाद या फिर अंतर्दृष्टिवाद भी हो सकता है जी, तो गेस्टाल्ट ने दिया था। कह रहे हैं इनकी अंतर्दृष्टि से क्या हो सकता है कि कह रहे हैं पूर्णांक कारकवाद के नाम से भी जाना जाता है। कह रहे हैं समस्त समस्या प्रधान का हल और समाधान अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का परिणाम होता है। इनका मानना ये है जी क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि वे अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से जब चीज़ों का समाधान कर सकता है तो ऐसे बच्चे को हम क्रिएटिव बोलते हैं। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। ऐसी अस्तित्ववाद है तो अस्तित्व से रिलेटेड होगा। तो कह रहे हैं अंतर्दृष्टिवाद के सिद्धांतों में कार्य के वाद को मानने वाले भी संपूर्ण को अंशों में बांटना नहीं चाहते। कह रहे हैं सृजनात्मक एक कार्य और प्रक्रिया जो व्यक्ति को उसके संसार के साथ क्या करती है बेटा, जोड़ने में सहायक होती है, उसका अस्तित्व बनाती है, एक पहचान जागृत करती है जो कोई और नहीं कर सकता। शील गुण सिद्धांत हो सकता है। सही हो सकता है माँ बाप से हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चिंतन का प्रवाह है और जो हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। सचार्यवाद हो सकता है, एसोसिएशन, कभी कभी एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते हम किसी दूसरी चीज़ को भी पढ़ने लगते हैं तो हम रिलेट करना शुरू कर देते हैं तो भी हम क्रिएटिव हो जाते हैं। सही है, तो कौन कौन सी चीज़ें बेटा कह रहे हैं सृजनशीलता के सिद्धांतों की एक दूसरे से कुछ व्याख्या हैं। क्या है कि जन्मजात शक्ति का सिद्धांत होता है। सही है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं। स्वप्रेरणा का सिद्धांत होता है, बच्चा सेल्फ मोटिवेट करेगा तो क्रिएटिव होगा। प्रतिष्ठा का सिद्धांत होता है, बच्चा कभी कभी जो है समाज में अच्छा बनने के लिए भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करता है, कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिसकी वजह से बच्चा क्रिएटिव हो जाता है। सही है, इच्छा शक्ति का सिद्धांत होता है, विल पावर नहीं होगी तो क्रिएटिव भी नहीं होगी। और बौद्धिक दीवानगी, सही है जी, बच्चे के अंदर कभी कभी क्या होता है बौद्धिक रूप से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि। एप्टीट्यूड जो है क्रिएटिवनेस से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग होता है। सही है, सेम नहीं होता। सबको लगता है कि एप्टीट्यूड जो है और क्रिएटिविटी जो है वो एक ही पार्ट है, लेकिन एक ही पार्ट नहीं होता। देखो यहाँ पर हम जो है सिंपल डेफिनेशन लेके चलते हैं कि वॉरेन ने क्या डेफिनेशन दी थी। तो कह रहे हैं वॉरेन के अनुसार अभिरुचि वे दशा या गुणों का वह रूप है जो व्यक्ति की उस योग्यता की ओर संकेत करता है जो प्रशिक्षण के बाद ज्ञान, दक्षता और प्रतिक्रियाओं के साथ सीखता है, जैसे भाषा बोलने या फिर संगीतोत्पादन करने की योग्यता। तो ये एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये हमारी क्वालिटीज़ हैं, हमारे गुण हैं, हमारे जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जो हम पर्टिकुलरली कुछ सीखने के बाद अपने व्यक्तित्व के अंदर लेकर आते हैं। सही है, जैसे आपने सुना वो पेपर होते हैं उनमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, जैसे ब्लड रिलेशंस पूछ लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, दिशा विषय के बारे में पूछ लेते हैं जी, ये दिशा लड़की नहीं है जी, यहाँ पर दिशा के बारे में जो है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभिरुचि जो है वर्तमान दिशा होती है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं के बारे में बताती है कि भविष्य में इसकी कौन कौन सी क्षमताएं हो सकती हैं। एप्टीट्यूड थोड़ा अलग होता है क्रिएटिवनेस से। क्रिएटिविटी जो होती है वो आंतरिक क्रिया होती है, बट एप्टीट्यूड जो होता है वो शिक्षा के बाद ही बच्चे के अंदर आनी शुरू होती है। जन्मजात एप्टीट्यूड एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है, क्षमता जन्मजात नहीं होती, क्रिएटिविटी जन्मजात हो सकती है जी। सही है, बच्चा हो सकता है बचपन से क्रिएटिव हो, लेकिन ये वाली चीज़ें नहीं होती। तो अभिरुचि की 4 विशेषता होती हैं। पहली बात तो विशिष्टता होती है, स्पेसिफिक चीज़ें होंगी इसमें, एकात्मक रचना होती है, सीखने की सुविधा होती है और स्थिरता भी होती है। एक बार किसी बच्चे के अंदर अगर जो है एप्टीट्यूड आ गया है, सही है, उसके अंदर ये एबिलिटी है, अभिरुचि है उसके अंदर किसी चीज़ को लेकर, तो अगर हम बात करें तो ये वाली चीज़ें भी आती हैं जी। तो जो एप्टीट्यूड है मैं आपको बता रही हूँ कि ये जन्मजात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जन्मजात नहीं होती।
तो कह रहे हैं 20वीं सदी के प्रारंभ तक तो वैज्ञानिक यही मानते थे कि अभिरुचि आनुवांशिक है, परंतु हाल ही में अनुसंधानों ने स्पष्ट कर दिया है कि अभिरुचि जो है वो विकास में वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण परिस्थितियों का भी योगदान है। मतलब ऐसा नहीं है केवल कि माँ बाप से आने वाले कैरेक्टर की वजह से ही जो है अभिरुचि की प्रवृत्ति पता लग पाएगी कि उसकी प्रकृति क्या है। तो ये अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं। तो एप्टीट्यूड बहुत तरीके का हो सकता है। कह रहे हैं दस्तकारी कार्यों की अभिरुचि हो सकती है जी। हमारा एप्टीट्यूड किस तरीके के लेने का हो सकता है, मैनुअल चीज़ों के ऊपर हो सकता है, क्लर्क के कार्यों की हो सकती है जी, शिक्षण कार्यों की हो सकती है, संगीत की, कला की, डॉक्टर की, डांसर्स की, वकील की, किसी भी चीज़ की हो सकती है। मतलब स्पेसिफिक चीज़ों पर अगर हमारा कोई इंटरेस्ट है ना तो वो हमारी अभिरुचि कहलाई जाती है। बेटा एप्टीट्यूड कहलाता है, ये विशिष्ट होता है, ये बात आप याद रखें। क्रिएटिविटी विशिष्ट नहीं है, हम कहीं पर भी एक जैसी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं जी। अपनी क्रिएटिविटी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। एप्टीट्यूड हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक होता है आपका किस चीज़ में आप स्पेसिफिकली जो है ज़्यादा अच्छे हो। तो केले के अनुसार अभिरुचियों का वर्गीकरण कुछ इस तरीके के मौखिक अभिव्यक्ति हो सकती है जी, अभिरुचि हो सकती है, संख्यानात्मक हो सकती है, स्थान संबंधी हो सकती है, गति संबंधित हो सकती है, संगीतात्मक हो सकती है जी, सामाजिक और यांत्रिक भी हो सकती है। तो केले ने ये जो है 7 तरीके के अलग अलग जो है इसके तत्व बताए कि इस तरीके की अभिरुचियाँ हो सकती हैं। ऊपर भी 7-8 तरीके की अभिरुचियों को डिवाइड किया गया है। तो मतलब आपका कॉमन सेंस की बात है, यहाँ तक जब हम पढ़ लिए इतना तो इतना तो समझ आ रहा होगा। अभिरुचि केवल वो गुण हैं हमारे जो स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के लिए होते हैं, बाकी सबके लिए नहीं होते। सब में अच्छा नहीं हो सकता अभिरुचि वाला इंसान। अभिरुचि उसकी किसी में ही अच्छी होगी, बाकी सब चीज़ों में अच्छी नहीं होगी। जैसे आपका एग्जाम में आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरली जितनी भी अभिरुचियाँ होंगी आपकी उसको जज करने के लिए बताया जाता है, सही है जी। बट क्रिएटिविटी जो है इस तरीके से नहीं होती। क्रिएटिविटी का थोड़ा सा जो रोल है वो थोड़ा अलग हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अभिरुचि को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं तो कुछ टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम अभिरुचि के बारे में बता सकते हैं। 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, सही है जी। तो ये जो टेस्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड का ये आपके हर एग्जाम में आएगा, एसएससी में भी आता है जी आपका, सही है। और आपका अगर कोई भी आप ऐसा एंट्रेंस एग्जाम दोगे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है तो वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाता है आपको, सही है। तो एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभेद अभिरुचि परीक्षण होता है जी, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड का टेस्ट भी बोलते हैं। विशेष अभिरुचि परीक्षण हो सकता है, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हैं। आपकी फील्ड के रिगार्डिंग आपने बोल दिया कि मुझे तो मेडिकल चीज़ों में ज़्यादा अभिरुचि है मेरी, तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ केवल मेडिकल से रिगार्डिंग पूछेंगे। शुरुआत में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेते हैं देखने के लिए कि आपका बौद्धिक किस तरीके से है, आप किस तरीके की चीज़ों को करते हैं। तो सामान्य अभिरुचि में आपका नाम का सही गणना कर ली जाती है, त्रिपक्षीय स्थान देखा जाता है, शब्दावली देखी जाती है, यंत्र मैचिंग देखे जाते हैं, गणित की चीज़ें भी पूछी जाती हैं, फॉर्म मैचिंग भी होती है, चिन्ह बनाना भी होता है, स्थान के बारे में, टर्न्स के बारे में, सही है, असेंबल करना, सही है, और असेंबलिंग हटाना यानी कि डिसेबल करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, सही है। GATB के नाम से जाना जाता है। कुछ फैक्टर होते हैं जी सामान्य अभिरुचि परीक्षण को प्रभावित करने वाले, तो GATB करके याद करें इसे, सही है जी। GATB ये याद रख लें। कह रहे हैं सामान्य अभिरुचि परीक्षण बैटरी यानी कि GATB, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, इसके कुछ फैक्टर हैं। सबसे पहला होता है बुद्धि, जी से। A में आ जाता है आपका वर्बल एप्टीट्यूड, सही है जी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फिर आ जाती है आपकी स्थानात्मक अभिरुचि, फिर आ जाता है फॉर्म। इसको भी आप याद रख सकते हो GVNS, सही है जी, GVNSF करके भी आप याद रख सकते हैं इसके, या फिर सीधा याद रख लें GNSP करके भी याद रख सकते हो। बुद्धि हो गया, शाब्दिक अभिरुचि हो गया, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका, सही है, आपको पता होना चाहिए। संख्यानात्मक होती है, स्थानात्मक होती है, और फॉर्म प्रत्यक्षीकरण होती है, परसेप्शनल भी होती है जी, सही है। Q से भी आता है आपका क्लेरिकल प्रत्यक्षीकरण होता है जी, गति संबंध भी होता है, सही है, और मानवीय निपुणता भी आती है। बेटे की कुछ सीमाएं हैं, परीक्षण की गति बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है, सही है। अभिरुचियों का परीक्षण ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट के थ्रू नहीं हो सकता। ज़्यादा अच्छा आप किसी के बारे में पता लगा सकते हो तो वो स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसी में आप काफ़ी तरीके से पता लगा सकते हो कि इंसान का किस तरीके का नेचर रहता है। विभेद वाले में क्या होगा, आप थोड़ा सा अलग करके बताओगे एक से किसी दूसरे को, सही है। हाई स्कूल के स्तर पर ये ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे हम 6 to 12 तक जब पढ़ते हैं या 6 to 10 तक जब हम पढ़ते हैं तो उसके बीच में जो ओलंपियाड वगैरह होते हैं वो विभेद अभिरुचि के परीक्षण का एग्जाम्पल है। विशेष अभिरुचि का परीक्षण अगर हम देखें तो यांत्रिक अभिरुचि परीक्षण हो सकता है ना, लिपिक अभिरुचि परीक्षण हो सकता है, चिकित्सा संबंधी हो सकता है, वैज्ञानिक संबंधी हो सकता है। तो यांत्रिक अभिरुचि परीक्षण भी कर सकते हैं, ऐसे टाइप है ये विशेष वाले के, स्पेशल वाले के। तो यांत्रिक रूप से भी कर सकते हैं और जो है आपका जो है लिपिक रूप से भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप दिए हुए हैं यहाँ पर, सही है। तो ये डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पर अलग तरीके से। तो जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें मैं आपको स्पेशल एप्टीट्यूड के ये सारे पार्ट्स के बारे में बताऊँगी, कौन सा कैसे होता है। बट आप याद रखें ये अभिरुचि इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके के टेस्ट के बारे में पूछ लेते हैं जी, कौन कौन से होते हैं, और कोई भी डाउट हो बेटा उसके बाद फिर मुझसे पूछ लेना।